नमस्कार, मैं अशोक व्यास और जीवन उल्लास का नाम है, विश्वास का नाम है और जीवन एक अनवरत प्यास का नाम भी है। प्यास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और कई बार शब्दों के द्वारा उस तलाश की प्यास पूरी हो जाती है जिसको लेकर अपने भीतर एक छटपटाहट होती है। और रचनात्मकता या सृजनशीलता या काव्यात्मक दृष्टि जो है वो किस तरह से जीवन को एक अलग आयाम तक पहुंचा देती है और वो आयाम को उद्घाटित कर देती है, उसका परिचय हमें हमारे आज के अतिथियों से मिलेगा। बल्कि और हिंदी भाषा को लेकर जो एक अनुराग का रंग है उसको साथ लिए हुए अमेरिका आकर किस तरह से ये दंपत्ति हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ हिंदी भाषा में रमे हुए अपनी अभिव्यक्ति के आंगन से अभिव्यक्ति के आकाश तक की यात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे संदीप व्यास और सोमा व्यास से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। और जैसा कहते हैं कि वे लेडीज़ फर्स्ट और समय बदलने के साथ में भी उस बात को हम बनाए रखें, तो सोमा आपकी तरफ हमारे दर्शकों के साथ बढ़ते हुए मैं ये याद करूं कि आप को फाउंडर हैं हिंदी लैंग्वेज एकेडमी की, ऑनलाइन आप पढ़ाती हैं और इसके अलावा आपको कहानियाँ, नाटक भी लिखने में रस आता है, कविताएं भी आप लिखती हैं और पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट से हम बात शुरू करते हैं। कैसे जो आपके संभावित श्रोता हैं या उनसे जुड़ना पॉडकास्ट के माध्यम से कैसा अनुभव रहा? पॉडकास्ट जैसे बहुत नई विधा है, आपको पता होगा, और ज़्यादातर हम लोगों की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी होती है उसमें बहुत लोगों के पास वक्त नहीं होता कि वो एक जगह बैठ के टीवी के सामने कुछ देख सकें। पर बहुत बार जब हम ड्राइव करते हैं, कहीं जा रहे होते हैं या किचन में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बहुत आसान होता है कि पीछे एक पॉडकास्ट चलता रहे और आप उसे सुने। तो मेरी पॉडकास्ट की यात्रा बस यूं ही शुरू हुई, मैं इसे संयोग ही बोलूँगी। जो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ जहाँ हिंदी लैंग्वेज एकेडमी में, उसको पढ़ाने का एक बहुत अलग तरीका है। हिंदी पारंपरिक तरीके से हम नहीं पढ़ाते। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से, जो बात मैंने कही कि मैं नाटक लिखना पसंद करती हूँ, तो हम बच्चों को नाटक के ज़रिए भी हिंदी सिखाते हैं, योग के ज़रिए सिखाते हैं, संगीत है, कुकिंग करते हैं जो उसके ज़रिए सिखाते हैं। और ये तरीका हमने सीखा जो स्टार्टअप, जो एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था, उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसमें हमने हिंदी पढ़ाने का और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत ही नायाब तरीका था। तो वहाँ मुझे याद है कि जो हमारा अंतिम दिन था ट्रेनिंग का, उस दिन जो गाब्रिएला निकोलेवा है वहाँ की, जो वहाँ के पूरे इस काम को देखती हैं, और रजनी जी हैं, उन सब ने मिलकर ऐसे ही एक छोटा सा, जैसे फेयरवेल पार्टी जैसे आप बोलिए, वैसा उन्होंने रखा और हर किसी ने कुछ ना कुछ बोला। तो मैंने वहाँ एक इनैक्टमेंट किया था एक रेडियो जॉकी का, कुछ बहुत ही मजाक सा, हंसी मजाक का था। तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी भाषा पर मुझे पकड़ अच्छी लगती है, जैसे तुम बात रखती हो सामने, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और तुम कहानियाँ भी लिखती हो, तो तुम क्यों नहीं हमारे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ हिंदी पढ़ने आते हैं, एडवांस लेवल के लर्नर्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल के, उनके लिए क्या तुम कुछ ऐसा बना सकती हो? तो मैंने वहाँ से अपने पॉडकास्ट का एक उनको प्रपोज़ल दिया जिसका नाम था सोनू की डायरी, और जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने दोस्तों की ज़िंदगी या जो मेरे करीब के लोग हैं, जो उनके ज़िंदगी के जो सचमुच के अनुभव हैं, सच्ची कहानियाँ हैं उसमें। और उसमें मैंने कोशिश करी भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारतीय भाषा को ऐसे पिरोने की कि वो बहुत रोचक भी लगे, पर उससे बच्चों को पढ़ाई में, हिंदी पर भाषा पर उनकी पकड़ में, उस समझ में बहुत सहयोग मिले। तो अब तक मैं वहाँ उनके लिए 3 एपिसोड बना चुकी हूँ और तीनों ही कहानियाँ ही हैं, और एक फीमेल इन्फेंटिसाइड पर है, निर्भर है, और दूसरी है भारत के जो हमारा ये है वसुधैव कुटुंबकम, जो अभी हमने कोरोना काल में इस चीज़ का और प्रभाव देखा होगा कि कैसे पूरे विश्व में एक चीज़ शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई, और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया एक है। तो एक उस पर आधारित है और एक शुरुआती है। वो मेरा पॉडकास्ट का सफ़र था। जो बहुत ही सुंदर आपने बताया। और जब इस तरह से कोई अभिव्यक्ति के क्षेत्र में पारंगत होता है तो उनकी बातें सुनते हुए हमारे लिए कुछ नया आकाश खुलने लग जाता है।
और उसके साथ साथ जब संदीप की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, फिर ये बात भी याद हमारे दर्शकों के लिए करते हुए कि आप दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जो सृजनशीलता के विविध आयामों को उद्घाटित करने की पारंपरिक और आधुनिक दोनों संभावनाएं लिए हुए है। तो संदीप, सोमा का हिंदी भाषा का प्रेम के बारे में हमने जाना। आप आईटी फील्ड से हैं और प्रारंभ में आप कविताएं लिखने की तरफ उन्मुख नहीं थे, लगभग 4-5 साल से ही शायद आपने लिखना शुरू किया। कैसे शुरुआत हुई? जी अशोक जी, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। शुरुआत जैसे सोमार में इस बारे में काफ़ी बात करते हैं अशोक जी, और मेरी कविताओं का पहला पड़ाव सोमा ही है। तो जब मैंने कविता लिखना शुरू करा तो सृजनशीलता और कविता लिखने का जो उद्देश्य था, वो प्रमुख उद्देश्य सिर्फ एक था कि मैं अपने आप को जानूं। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं कि मैं उधेड़ता हूं अपनी ही सोच को सिलाई दर सिलाई, मैं उधेड़ता हूँ अपनी ही सोच को सिलाई दर सिलाई, कोशिश सिर्फ इतनी सी है खुद को जान लूँ पहचान लूँ। क्या बात। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ खुद को जानने का, आई थिंक वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि 40 मेलनकॉली। तो जब 40 का पड़ाव ज़िंदगी का जब क्रॉस करा तो कहीं कोई स्विच ऑन हुआ, और उस वक्त ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कुछ द्वार खुले, कुछ अपने लोग जो बहुत करीब थे वो चले गए। तो जब मन के अंदर काफ़ी उद्गार और काफ़ी चीज़ें उत्पन्न होना शुरू हुई तो उनको बाहर निकालना ज़रूरी था। और इसी सोच के साथ कि इनको कैसे बाहर निकाला जाए, तो शब्दों का सहारा लिया, भाषा का सहारा लिया और अपने संवेदनाओं को व्यक्त करना शुरू करा। तो जब पहली बार लिखना शुरू करा शुरू में, तो सोमा, क्योंकि सोमा की भाषा पर पकड़ मुझसे ज़्यादा है और अच्छी है, तो सोमा वॉज माई क्रिटिक, और वो मुझे कमेंट करती थी, बताती थी कि कहाँ सही है कहाँ गलत तो है। मुझे इस बात के लिए सोमा को बधाई देना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक रही, वरना आप पहली के बाद दूसरी कविता लिख नहीं पाते। तो क्यों ना सोमा के साथ आपकी एक कविता सुनी जाए, फिर इनके उस कविता के बारे में विचार हम इनसे फिर से जानेंगे, और अगर उसको तराशने में कहीं इनकी भूमिका रही है तो वो भी जानना चाहेंगे। कौन सी कविता है? तो मेरी एक कविता है जो मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, और ये मेरी काफ़ी शुरुआती दिनों की कविता है। कविता का शीर्षक है गुज़रता शहर। तो जब अपनों को खोया और अपने शहर जब वापस गए उदयपुर राजस्थान में, तो शहर बदला बदला सा लगा, क्योंकि जो लोग अपने थे वो रहे नहीं। तो उस पर मेरी एक कविता है अशोक जी कि कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं, कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं। इन रास्तों को पहचानता हूँ मैं, इस सोए शहर को जानता हूँ मैं। दिन में गुजरना अब मुश्किल है, इसलिए चांदनी छानता हूँ मैं। ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमज़र्फ हो चुका है, ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमज़र्फ हो चुका है। जवान बनने की ख्वाहिश में हर रोज़ एक बुढ़ापा निकल लेता है। क्या बात। रात में मिलता हूँ अकेले में, रात में मिलता हूँ अकेले में, ताकि पूछ सकूँ क्या तू भी स्याह में ही निकलता है। बचपन जहाँ गुजरा मेरा, क्या चार कंधों का बीड़ा वहीं से ढलता है। टूटी सड़क के किनारे, सूखे दरख्त के नीचे, हम हर रोज़ यही बातें करते हैं। एक रोज़ कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई, एक रोज़ कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई, शायद फिर कोई शहर गुजर गया कहीं। क्या बात। इसी सड़क से गुजरा था शायद, ठूंठ के पास पड़े मुरझाए फूलों से रात का पता पूछ रहा था कोई। वाह। इस गुजरते शहर को जानता हूँ मैं, यहीं से गुजरा हूँ, इन रास्तों को पहचानता हूँ मैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं अपनी ओर से तो ये कहना चाहूँगा कि कविता एक रहस्यात्मक जगत तक हमको लेकर चली जाती है, जिसमें कवि ने जो देखा है वो हम देखें ये आवश्यक नहीं है, पर एक संभावना झिलमिलाती है जो कुछ नया दिखाती है, और कहीं एक इस प्रकार का स्पर्श कविता के शब्द हम तक लेकर आते हैं जिसमें
हम कहीं ना कहीं नए हो जाते हैं जैसे। तो सोमा, ये जो कविता है इनकी, इसको लेके आप बताएं कि इनकी कविता सुनते हुए आपने चूंकि और भी कवियों को पढ़ा होगा, क्या विशेषता इनकी कविताओं में आपको लगती है? मुझे अगर मतलब मैं बहुत, पहली बात तो मैं कवियों की तुलना नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति का माध्यम हर किसी के लिए और अभिव्यक्ति का उद्देश्य भी हर किसी के लिए अलग होता है। तो संदीप ने से कहा कि उनकी बहुत प्रारंभिक कविता थी और ये किसी एक कहते हैं ना, जो एक घटना हुई थी जिससे आपके अंदर कोई चीज़ ट्रिगर होती है, ये उसी दौरान लिखी गई थी। और मैंने इस कविता में कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि ये संदीप के बिल्कुल अंतर मन से निकली थी। ये उनके मन के बहुत करीब है। तो जो चीज़ मन से निकलती है उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ग्रामेटिकल थोड़ी बहुत चीज़ें हम करते हैं, संदीप मुझे ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, वैसी बात नहीं है। और दूसरा ये है कि जो बोलने का तरीका, एक कविता लिखा जाता है और एक आप उसे जिस मन से बोलते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो संदीप जिस मन से इसको रिसाइट करते हैं, आप महसूस कर सकते हैं जो भी एक वेदना, जो एक कसक है उसके अंदर। तो मुझे वो बहुत विशेषता लगती है संदीप के लिखने में, कि जो भी संदीप महसूस करते हैं वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखते हैं। जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा, मैं उधर रहता हूँ अपनी सोच को सिलाई दर सिलाई। संदीप खुद को जानने के ढंग से लिखते हैं। जो भी विषय जब तक वो दिल को नहीं छूता, ही कैन नॉट राइट। तो वो चीज़ मुझे खासियत लगती है। चूँकि मैं दूसरों से तुलना नहीं करती, मुझे पता नहीं है उनका, पर तो तुलना न करना भी अच्छा है। और समझ बढ़ाने की दृष्टि से आप और कवियों को पढ़ते हैं तो कई बार पता लगता है उनका शिल्प कैसा है, या जिस प्रकार से वो एक प्रवाह उनकी अभिव्यक्ति में बन रहा है उसमें क्या क्या तत्व हैं कविता के। जो तो तुलना सीखने की दृष्टि से भी हुआ करती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए संदीप, आपने अन्य कवियों को पढ़ा है और कविता आपकी अगर पहली थी तो ये बहुत अच्छी कविता थी, और अगर दूसरी थी तो भी अच्छी थी। लेकिन तो अचानक 4 दशक जीवन के बीतने के बाद कोई अपने भीतर उस नदी को बहते हुए पाए जो काव्य नदी कहलाती है, एक बड़ी सुंदर बात है। तो आपकी एक और कविता की तरफ बढ़ें यदि, तो कौन सी कविता? जी एब्सोल्युटली अशोक जी। और कविता जैसा आप बता रहे थे और सोमा जैसा कह रही थी कि वो एक लिबरेशन है, आपको एक फ्रीडम की तरफ ले जाती है। और ये जो लिबरेशन है, जो आपने इतने वर्षों में अक्यूमुलेट करा है अपने आसपास की दृष्टि से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, एक व्यवहार, एक काइंड ऑफ बिहेवियर, अब आप उन चीज़ों को तोड़ना चाह रहे हैं। आप सिर्फ अपने जानने की कोशिश में कुछ लिखना चाह रहे हैं, अपने आप को समझना चाह रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कविता है कि जब एक कवि मन जब लिखने की कोशिश कर रहा होता है, तो एक तो वो खुद कोई जज्बात उसके अंदर उभर के आते हैं और वो लिखता है और वो प्रकट हो जाते हैं शब्दों में। और एक जब वो ज़बरदस्ती लिखने की कोशिश करता है और नहीं लिख पाता है, तो वो एक वेदना है। और उस पर मेरी एक छोटी सी कविता है कि समंदर थोड़ा सिसक रहा है। क्या बात है। समंदर थोड़ा सिसक रहा है, थोड़ा सिमट रहा है, जलते अलाव की गर्मी में कुछ ख्वाब देख रहा हूं मैं। तुम ऐसे ही एक ख्वाब से उतरी और मेरी आंखों में ठहर गई। तो नज्म की बात है कि तुम ऐसे ही एक ख्वाब से उतरी, मेरी आंखों में ठहर गई। रात भर चांद का लिहाफ ओढ़े सफ़ेद चादर में लेटी रही। क्या बात। मैं रात भर डायरी के सफ़ेद पन्ने पलटता रहा, ढूंढता रहा तुम्हें। मैं रात भर डायरी के सफ़ेद पन्ने पलटता रहा, ढूंढता रहा तुम्हें। स्याही सूखती रही, कलम टूटती रही। तुम क्यों नहीं आती हो, तुम कब चली जाती हो। क्या बात है। बहुत अच्छा। तो एकदम नया सा, जैसे मुझे दुष्यंत का वो शेर याद आता है कि खरगोश बन के दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब, फिरता है चांदनी में कोई सच डरा डरा। तो एक ऐसा मौन का हिस्सा हमारे बीच आ जाता है जिसमें कुछ है संभावना, जैसा मैंने पूर्व में कहा, और वो हर पाठक या श्रोता के लिए अलग अलग अर्थ वो उससे बरामद करता होगा। फिर एक बार सोमा जी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अमेरिका में आकर
अपनी भाषा के प्रति प्रेम को जगाए रखना, ये हमारी आवश्यकता भी होती है, हमारा कर्तव्य भी है किसी स्तर पर। तो ये जो आपने हिंदी लैंग्वेज एकेडमी बनाई और अब तक जो यात्रा रही है उसके बारे में कुछ बताएं। कितना संतोष है आपको, और जो बच्चे सीखते हैं वो जब बोलना शुरू करते होंगे या लिखते होंगे, उनको देखकर या उनके माता पिता से ये सुनकर कि वो बच्चे बोलने लगे, लिखने लगे, उनको कैसा लगा, ये सारा जो आपका अनुभव हिंदी लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से रहा होगा उसके। तो हमने हिंदी लैंग्वेज एकेडमी की संस्थापना हम 3 लोगों ने मिलकर करी। मैं, अवनी शाह और ममता कांडपाल त्रिपाठी, हम तीनों ने साथ में मिलकर ये किया। और जो ये ट्रेनिंग की मैं आपको बात बता रही थी, हम तीनों ने ये ट्रेनिंग ली थी अलग अलग समय पर, और हमें तरीका बहुत अच्छा लगा। तो हमने शुरू किया 2019 सितंबर में, और आपको ध्यान होगा कि 2020 मार्च में कोविड आ गया था जी। सो सब चीज़ें, हमने एकदम क्या बोलते हैं, आपने कदम बढ़ाया और ज़मीन नीचे से खिसक गई। तो हम जैसे लोकल ये एक ईशा है, एजुकेटर सोसाइटी फॉर द हेरिटेज ऑफ इंडिया, एक NPO है, हम उसी के अंतर्गत हैं। और हम लोगों ने स्कूल शुरू करी, जैसे हम पब्लिक स्कूल में रेंटल लेके, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड हेरिटेज स्कूल, तो आप ऐसे ही शुरू करते हैं। तो एकदम से हुआ कि रैप अप करना है, सब कुछ बंद, कुछ नहीं हो सकता, अब तो क्या करना। तो हम लोगों ने जिस भी तरीके से किया था, हम पहले ही काफ़ी मीडिया यूज़ करते थे अपने उसमें, तो उसके कारण हमें शिफ्ट होने में बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और 2 वीक के अंदर ही हमारी वापस से स्कूल हमने चला ली ऑनलाइन में। पर हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि ऑनलाइन में लोगों को, बच्चों को इतना मज़ा आएगा। जब हमारी शुरुआत हुई थी तो शायद हमारे पास सिर्फ 30 बच्चे थे, और आज हमारा 3रा साल है और हमारे पास करीब 85 बच्चे हैं, 80 से 85 बच्चे। तो जो जंप हुआ हमारा इस दौरान एकदम से, तब आप जो बात कह रहे हैं कि हमारी ज़रूरत है हिंदी भाषा, तब हमें लगा कि हिंदी भाषा कितने अपने जो लोग हैं, भारतीय लोग, कितना चाहते हैं कि उनके बच्चे सीखें। सिर्फ इसमें समस्या एक ये होती थी कि जो बहुत सारे तरीके होते हैं सिखाने के, वो बहुत पारंपरिक तरीके हैं। हमने भारत में वैसे सीख ली क्योंकि आसपास माहौल भारतीय था, हिंदुस्तानी बोलते थे हम, पर यहाँ तो कोई बोलता नहीं, तो आप कैसे सिखाओगे? तो आपको उसे एज ए फॉरेन लैंग्वेज सिखाना पड़ता है। तो जो भी तरीके हमने इस्तेमाल किए, जो मैं आपको बता रही थी, तो हमारे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, हम हर बार अपना अलग लेसन प्लान बनाते हैं, जिसमें ये सारे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं, और जो व्याकरण होता है वो उसी लेसन प्लान के अंदर एम्बेड होता है, और आप ऑनरोफिक यूज़ भी सिखाते हैं। तो हमने सिर्फ 5 C's होते हैं, कल्चर, कम्युनिकेशन, कंपैरिजन, कनेक्शन एंड कम्युनिटी। हम उन 5 C's को अपने लेसन प्लान में लाते हैं, और उससे वो एक समग्र लेसन प्लान बन जाता है। तो हमारे बच्चे जब भारत जाते हैं तो वो रियल लाइफ में उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप अगर किताब पढ़ रहे हैं, शीला की शादी हुई, शीला की चाची आई, तो ये सब चीज़ें आप अपने तो गाना याद आ गया जो आप सबके शीला की जवानी नहीं, तो मैं जैसे बता रही, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में कई बार छोटे छोटे लेवल पे होती थी, तो वो हम नहीं करते। तो बच्चों को पता है कि अगर वो जाएंगे तो वो दादाजी के उन्हें पैर छूने हैं, वो दादाजी घर आए हैं बोलेंगे रैदर देन दादा घर आया है, या वो मेरे पापा बोलेंगे रैदर देन मेरा पापा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत आसानी से हमने भारत में सीख ली, यहाँ मुश्किल है। ये पूरी यात्रा मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सेटिस्फाइंग रही हम सब के लिए ही। हम सब वॉलंटियर काम करते हैं, पर खुशी बहुत मिलती है। और समझ, मुझे इस बात से भी खुशी मिली है जो नुक्ते का महत्व है, यानी है और हैं में जी। और आप देखिए ये भाषा की और हमारी संस्कृति की महिमा है कि है और हैं से वो सम्मान का एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। आप आए हैं, आया है, बिल्कुल अंतर हो जाता है बिल्कुल। तो इस अंतर को लेते हुए फिर आपकी तरफ आते हैं संदीप। आपने सोमा की कविताएं सुनी? जी बिल्कुल, और एक सुनेंगे और अभी बिल्कुल सुनाई नहीं। ये बात सिर्फ संदीप के लिए सच नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए पॉजिटिवली क्रिटिकल हैं। तो अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो संदीप उसमें जो भी कमी होती है बिल्कुल बताते हैं। और मुझे नहीं पता मेल फीमेल में अंतर होता है या शायद हमारे बीच है। संदीप बहुत व्यापक विषयों पर लिखते हैं, मैं ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी बातों से कविता निकालती हूँ। तो मैं आप दोनों को बताऊँ, ऐसे ज़्यादातर जब मैं जोधपुर में था और मेरा प्रारंभिक कविताएं लिखने का, तो ज़्यादा रोमांटिक कविताओं से शुरुआत होती है। आप 40 साल तक वेट कर गए तो अब
आपको शायद रोमांटिक कविताओं की नदी आएगी। बहरहाल आपकी कविता में क्या तत्व है देखते हैं। तो ये मज़ेदार बात है, फिर मैं उम्र में बहुत छोटी हो गई संदीप से, क्योंकि मेरी कविताओं की शुरुआत रोमांटिक ही हुई। हाँ बढ़िया है। ये सामान्य आई थिंक 80% लोगों की कविताएं, ऐसा मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, ये प्राइमरीली रोमांटिक कविताएं होती हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि सामाजिक जो कुछ सरोकार हैं उन पर लिख देंगे या ऐसा। जी बिल्कुल। पर बहरहाल प्रारंभ करें। मेरे ख्याल से बिल्कुल जो करीबी चीज़ आप महसूस करते हैं, तो ये कविता भी वापस मेरी बहुत शुरुआती थी, और ये शायद हम दोनों के रिश्ते पर लिखी थी मैंने ये। स्वागत। पता है एक दिन कुछ पकाने का मन किया, पता है एक दिन कुछ पकाने का मन किया, बस फिर क्या था, जिंदगी की हाड़ी ली और चढ़ा दी अल्हड़ कच्ची सी मिट्टी। अनुभवों ने तड़का भी खूब लगाया, अंदाज से ही डाला था सब कुछ, खट्टा मीठा तीखा नमकीन और ज़रा सा चटपटा भी। वाह। बस अब ढक के रखा है कुछ समय से, बीच बीच में कलछी घुमा देती हूँ कि कहीं जल न जाए। सौंधी सी खुशबू आती है कभी कभी, तुम्हें भी आती है क्या? लगता है अब पकने लगा है, क्या करें, रिश्तों को पकाने वाली कोई कुकरी बुक नहीं है ना, और यहाँ तो गूगल बाबा भी फेल हो जाते हैं। बस काम आते हैं तो घरेलू नुस्खे और आपसी समझ, कभी चुटकी भर तो कभी मुट्ठी भर। यहाँ तो सारा मामला ही अंदाज का है, नहीं? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता तो आप इसे रोमांटिक भी बोल सकते हैं और आप इसे दार्शनिक भी बोल सकते, छोटी सी मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हो। मनोवैज्ञानिक भी और बोल लेकिन इस सब के परे बिना किसी लेबल के एक सुंदर भाव इस कविता के माध्यम से पाठक तक या श्रोता तक पहुंचता है, उसके लिए आपको बधाई देते हुए बहुत एक कविता आपकी और सुनी जाए, अगर आप सुनाना चाहें संदीप। जी जी अशोक, जरूर। और ऐसा लगता है ये जो कविता में एक सरलता होती है ना, और पकड़ने वाले को ऐसा लगता नहीं कि उसको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उस तरह की बात आपकी कविताओं। इसकी संदीप की कविताओं के लिए आपको कुछ अतिरिक्त अपनी एकाग्रता को जागृत करना होता है। भाई क्या रहा है, तो प्रारंभ करिए। जी जी अशोक जी। और ये कविता मैंने कोविड के दौरान लिखी थी, और इस कविता के अंदर मैं सिर्फ, छोटी सी कविता है, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एक होप है कि ये कोविड, ये वक्त भी निकल जाएगा। बहुत सुंदर। कि सुबह के दरवाजे से कई बार रात को गुजरते देखा है मैंने, सुबह के दरवाजे से कई बार रात को गुजरते देखा है मैंने, ये रात कुछ ज़्यादा काली है, ये रात कुछ ज़्यादा काली है, रोशनियों को निगल दरवाजे पर पैर जमाए बैठी है। वाह। सुबह के दरवाजे से कई बार, बहुत ही अच्छे है ये, क्या कि सुबह के दरवाजे से कई बार रात को गुजरते देखा है मैंने, ये रात कुछ ज़्यादा काली है, रोशनियों को निगल दरवाजे पर पैर जमाए बैठी है। वाह। जिंदगी की छटपटाहट में रोशनियां कब कैद रही हैं, इस रात की सुबह होने को है। वाह। बस थोड़ी देर और ये दरवाज़ा खुलने को है। मुझे लगता है अब खुलने लग गया है दरवाजा, तो बहुत ही खुशी की बात है। समय थोड़ा कम है, सोमा जी आपकी एक कविता और हम अगर सुन सकें तो प्लीज। जी बिल्कुल। तो जो पहली वाली कविता मैंने आपको सुनाई थी, आपने उसे मनोवैज्ञानिक कैटेगरी में रख दिया, पर एक्चुअली मनोवैज्ञानिक कविता ये है। चलिए ये भी रखते हैं, वो भी रखते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ रखिए रख दीजिए। तो मतलब मैंने कहा ये सारे रंग हैं उसमें। जी जरूर। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो ये कविता मैंने जस्ट, जब मैं लोगों को ऐसे, आप बैठे हैं एयरपोर्ट पे और देख रहे हैं, या आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो ये उससे निकली थी। इसका नाम है 1 डिग्री का अंतर। मेरे तुम्हारे हम सब के बीच यह 1 डिग्री का अंतर, कभी तन के तापमान में तो कभी मन के तापमान में। देखो तो कितना छोटा सा, पर जियो तो कितना ज़्यादा। जहाँ यह अंतर हमें एक दूसरे से जुदा करता है, वहीं एक अलग अस्तित्व, एक अलग पहचान भी देता है। यह 1 डिग्री का अंतर कभी बड़े बड़े मसलों को सुलझाता है तो कभी छोटी छोटी लड़ाइयों को भड़काता है। कभी तुम में 1 डिग्री ज़्यादा झलकता है तो कभी मुझ में। ये हमारे बीच 1 डिग्री का अंतर। किसी के अंदर 1 डिग्री गुस्सा ज़्यादा तो किसी के अंदर 1 डिग्री प्यार ज़्यादा। किसी का 1 डिग्री रूठना ज़्यादा तो किसी का 1 डिग्री मनाना ज़्यादा। किसी के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा झल्लाहट तो किसी के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा समझ। किसी के अंदर 1 डिग्री नैतिकता ज़्यादा तो किसी के अंदर 1 डिग्री कमतर। किसी के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा लेने की चाहत तो किसी के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा देने की चाहत। क्या करें इस 1 डिग्री का?
क्या करें इस 1 डिग्री का बराबर करने की कोशिश या अपनाने की स्वीकृति? कभी सोचूं तो लगता है एक जैसा होने में कहाँ मजा है। एक सा जियो तो ज़िंदगी बस एक सज़ा है। फिर चलो ना साथ साथ जिएं इस 1 डिग्री अंतर को, इस एहसास को कि यह ज़िंदगी तभी सुंदर है जब हम सब में 1 डिग्री अंतर है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो 1 डिग्री का अंतर है इसको लेकर कोई 3rd डिग्री तक नहीं जाए तो ठीक रहे। तो संदीप, हम बिल्कुल बात का विराम करते समय आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप हिंदी भाषा के साथ अपने जुड़ाव को, अपनी जो सृजनशील यात्रा है, कहानी, नाटक, इसमें क्या ऐसा सपना आप दोनों का है अलग अलग अपने लिए, आप बताएं। अशोक जी, सपना जैसे शुरुआत हुई थी, शुरुआत ये हुई थी कि अपने आप को जान लें, अपने आप को पहचान लें, जाना। और आप तो खुद जानते हैं कि ये तो एक सफ़र है और ये सफ़र अनवरत चलता रहेगा। बहुत सुंदर। मंजिल की बिल्कुल आशा नहीं है अशोक जी, बस ये सफ़र चलता रहे और इस सफ़र में जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी ये सफ़र हमको दे रहा है और हम दोनों साथ साथ में हैं सफ़र में, बस वो सफ़र यूं ही अनवरत चलता रहे, वही आशा है। मंजिल की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मंजिल अगर दिमाग में रखी और शायद मिल भी गई तो फिर सफ़र ख़त्म होने का डर रहता है। सोमा, एक सवाल वही आपके लिए। नहीं, बिल्कुल मैं संदीप से अलग नहीं जाती हूँ इस मामले में, क्योंकि हमने कभी जब आप कोई भी काम बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो हम दोनों की जो शुरुआत थी वो बिना किसी अपेक्षा के थी। और मुझे लगता है जो आप सृजनात्मकता की बात करते हैं, तो ये जो भी है, ये क्रिएटिविटी किसी एक चीज़ की नहीं होती है। आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो आपको मिली, भगवान ने दी, या कोई भी सिचुएशन आई, उसको आप पहले से अगर बेहतर बनाएं, अपना उसमें एक टच ऐड कर दें, वो क्रिएटिविटी है। बहुत सिर्फ लेखनी में नहीं, हर चीज़ में ही हमारा ये सफ़र यूं ही चलता रहे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बढ़िया संदीप और सोमा, आप दोनों से मिलकर बहुत ही आनंद आया। जब आप ये कह रहे हैं कि किसी मंजिल की चाह नहीं है, उसके साथ साथ जो उसके अंतरतम में छुपी हुई भावना है वो ये है कि अपेक्षा ऐसी नहीं है कि ऐसा ही हो जाए, वो आग्रह नहीं है। तो वो आग्रह मुक्त होने के बाद ही एक उड़ान ऐसी होती है जिसमें आप खुले होते हैं, बंधे हुए नहीं होते। और इसको अगर हम दूसरे ट्रैक पर इसको देखें बात को, तो एक जो सेल्फलेसनेस जिसे कहा जाए, तो वो संबंध क्रिएटिविटी के साथ जहाँ पे कि सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फलेसनेस हो तो और ज़्यादा सुंदर होता है, रचनाकार के लिए भी और पाठक या श्रोता के लिए भी। तो आप दोनों को बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, सोमा जी, संदीप जी, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इन दोनों के साथ ये रसमय अभिव्यक्ति के साथ जुड़ने का आपने भी आनंद लिया होगा, हमारा साथ दिया आपने, आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।